नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर के इस ऑनलाइन चैनल पर। अंतिम वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे, अंतिम क्लास में हम चर्चा कर रहे थे सांख्यिकी की। सांख्यिकी का जनक देखा हमने, उसके बाद अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा, उसके बाद कंसेप्ट्स देखी थी, 3-4 कंसेप्ट देखी थी हमने। उत्पादन की अंतिम जो हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो था उत्पादन, और फिर हमने उत्पादन के साधन देखे और उन साधनों के प्रतिफलों की भी हमने चर्चा करी थी। हमने 4 उत्पादन के साधन देखे थे। सबसे पहला जो उत्पादन का साधन था उसका नाम था भूमि, यानी कि लैंड। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके 12th में भी काम आने वाले हैं। ये नहीं है कि केवल यहीं पर समाप्त हो गए, इसीलिए मैं इन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला साधन देखा था हमने भूमि, लैंड, जिसकी हमने 3-4 विशेषता पढ़ी थी, और इसका प्रतिफल, भूमि का प्रतिफल दिया था हमने लगान, जिसे रेवेन्यू कहते हैं। भूमि के बदले क्या चुकाया जाता है? लगान। इसमें मैंने आपको यह भी बताया था प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार है, सीमित मात्रा में है, इसकी उर्वरा क्षमता यानी इसमें भी ह्रास होता है, और भूमि से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यानी पर्यावरण, वातावरण, भूगर्भिक सारी चीज़ें हमने भूमि में ही शामिल की थी, और भूमि के बदले दिया जाता है लगान। फिर हमने दूसरा जो साधन देखा था वो था पूंजी, यानी कि कैपिटल। व्यवसाय के लिए दायित्व होता है, अकाउंट्स में हम इस चीज को पढ़ते ही हैं, और पूंजी के बदले दिया जाता है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तीसरा जो साधन पड़ा था श्रम, यानी कि लेबर, और इसके बदले लेबर यानी कि श्रम शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। ऐसे नहीं है कि केवल शारीरिक श्रम को ही इसमें शामिल करेंगे, शारीरिक और मानसिक, जिसमें मैंने आपको बताया था जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी हम श्रमिकों में ही शामिल करेंगे। तो श्रम के बदले चुकाया जाता है, उसे कहा जाता है मजदूरी यानी कि वेजेज। और जो चौथा साधन था वो था साहस, एंटरप्राइजेज। और साहस के बदले या तो होता है लाभ या फिर होती है हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमने 4 साधन पढ़े और 4 साधनों के प्रतिफल। यहां पर आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पादन के 4 साधनों के नाम लिखो, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से, जैसी अभी कंसेप्ट चल रही है बोर्ड का, पेपर सेटर जो सेटिंग हो रही है पेपर की, जिस प्रकार से पेपर बन रहे हैं उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अबे में, कि निम्न में से उत्पादन का साधन नहीं है, या उत्पादन का साधन है, या उत्पादन के इस साधन का ये प्रतिफल है। इस प्रकार से, जैसे भूमि का प्रतिफल है लगान, पूंजी का प्रतिफल है ब्याज, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले वर्ष से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 साधन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और इन 4 साधनों के प्रतिफल भी याद होने चाहिए। तो यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो अपन पढ़ रहे थे, उत्पादन पढ़ लिया था, उत्पादन के 4 साधन पढ़ लिए, प्रतिफल पढ़ लिए। इसके बाद आता है उपभोग, कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी किसी वस्तु को काम में लेना। यदि हम किसी भी वस्तु को प्रयोग में ले रहे हैं तो उसे हम कहेंगे उपभोग। और हम किसी वस्तु को प्रयोग में कब लेते हैं? जब हमें उस वस्तु से क्या प्राप्त हो रही हो? संतुष्टि प्राप्त हो रही हो। यदि संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो हम किसी भी वस्तु को काम में नहीं लेते। या फिर हम कह सकते हैं अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, यानी जो हमारी नीड्स है उन नीड्स को पूरा करने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति हेतु, तब हम किसी, जैसे हम भोजन है तो भोजन क्यों करते हैं? हमारी जो भूख की आवश्यकता है उसे समाप्त करने के लिए, या ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए हम भोजन करते हैं। तो हमारी कोई ना कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? उपभोग करेंगे।
तो हम इसको कह सकते हैं आवश्यकता की संतुष्टि के लिए या आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग। आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग उपभोग कहलाता है। दूसरी चीज ये कि उपभोग का मतलब किसी वस्तु को काम में लेने से है। यह नहीं है कि खाद्य वस्तुएं ही उपभोग योग्य वस्तुएं होती है, अन्य वस्तुएं भी। जैसे यदि आप अभी पढ़ रहे हो तो मोबाइल का यूज कर रहे हो, यह भी एक प्रकार का उपभोग होता है। पढ़ने के लिए किताबें, बुक्स आदि का काम में ले रहे हो तो वो भी क्या है, उपभोग की साधन है या उपभोग के साधन है। तो उपभोग का मतलब केवल खाद्य सामग्री नहीं है, अन्य कोई भी वस्तु जिसको आप काम में ले रहे हो वो सारी वस्तुएं क्या हो जाएगी, उपभोग वस्तुएं हो जाएगी। तो उपभोग की कंसेप्ट समझ में आई कि उपभोग किसे कहते हैं। तो हमने अभी तक दो चीजें अलग से पढ़ ली, एक तो उत्पादन और दूसरा उपभोग। उसके बाद आता है विनिमय। विनिमय, विनिमय का मतलब है वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन करना अपनी आवश्यकता के अनुसार। वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन, एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं। अपनी आवश्यकता की वस्तु ले ली और अन्य वस्तुएं हम किसी दूसरे को दे देते हैं। टाइम देख लिया। विनिमय का मतलब है अपनी आवश्यकता से संबंधित वस्तुओं का लेन देन करना, यानी कि एक्सचेंज करना विनिमय कहलाता है। तो तीसरा जो हमने आज देखा वो था विनिमय, तीसरी कंसेप्ट। चौथी कंसेप्ट आती है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण का मतलब हमने जो चार साधन देखे थे, कौन कौन से साधन देखे थे? भूमि, एक बार मैं वापस लिख देता हूं, भूमि, पूंजी, श्रम और चौथा था साहस। इन्हें इनका प्रतिफल भी तो देना होता है। भूमि के बदले देंगे लगान, पूंजी के बदले देंगे ब्याज, श्रम के बदले देंगे मजदूरी और साहस के बदले लाभ या हानि। तो चार तो थे उत्पादन के साधन, प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन के साधन, और ये थे साधनों का या उत्पादन के साधनों का प्रतिफल। उत्पादन के साधनों के प्रतिफल। तो अब देखिए हम बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं उत्पादन के साधनों में उत्पादन के प्रतिफलों का। उत्पादन के चार साधन, इन साधनों के प्रतिफल बंटवारा कर रहे हैं, उत्पादन के साधनों का बंटवारा उत्पादन के प्रतिफल के रूप में। तो ये जो बंटवारा है, यह बंटवारा ही वितरण कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं उत्पादन के साधनों के प्रतिफलों का उत्पादन के साधनों में वितरण, यानी कि बंटवारा क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। एक बार वापस देखिए, उत्पादन के साधनों के प्रतिफलों का उत्पादन के साधनों में बंटवारा क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये चार हो गए, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। अब लेते हैं हम, देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है इसी पाठ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। कोई चार व्यक्ति है, एक्स, वाई, जेड और ए। इनको एक नदी क्रॉस करनी है और इस नदी की गहराई जो है वो है, औसत गहराई है 4 फीट। औसत गहराई है इस नदी की 4 फीट। अब एक्स की जो लंबाई है वो है 5 फीट, वाई की है 4.5 फीट और जेड की है 2 फीट और इसके बाद ए की है 1.5 फीट। इनको नदी पार करनी है जिसकी लंबाई है, औसत गहराई है 4 फीट। अब यहां पर चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारी औसत लंबाई कितनी है। तो चारों ने मिलकर देखा कि इनकी चारों की जो कुल लंबाई है वो है 13 फीट।
तो इनकी कुल लंबाई हो गई 13 फीट। अब इनकी जो औसत लंबाई है, इन्होंने फिर विचार किया कि हमारी कुल लंबाई नदी की जो कुल गहराई है उससे भी ज्यादा है। या मान लीजिए नदी की कुल गहराई है 9 फीट, तो यदि कुल गहराई के हिसाब से भी चर्चा करें तो इनकी कुल गहराई, इनकी कुल लंबाई नदी की कुल गहराई से ज्यादा है। तो यदि ये नदी पार करेंगे, तो ये विचार करें कि यदि हम नदी पार करेंगे तो हम नदी को आराम से क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कुल लंबाई नदी की कुल लंबाई से ज्यादा है। परंतु यदि ये लोग नदी क्रॉस करेंगे तो ये निश्चित है चारों के चारों डूब जाएंगे। तो पहला तो इसमें यह टॉपिक आता है कि इन्होंने कुल का दुरुपयोग किया है। यहां पर मैं आपसे केवल औसत के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, इन्होंने कुल का भी दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपनी कुल लंबाई चेक करी और नदी की कुल गहराई चेक करी, तो तय डूबना है, क्योंकि नदी की कुल गहराई 9 फीट है और इनकी कुल लंबाई 13 फीट है। तो यदि कुल से देखेंगे तो भी ये चारों के चारों डूबने हैं, क्योंकि एक की औसत 5 है, एक की 4 है, 4.5 है, एक की 2 है, एक की 1.5 है। तो यदि ये कुल लंबाई के बारे में चर्चा विचार करके यदि नदी पार करेंगे तब भी ये डूबने हैं। तो यहां पर कुल का भी दुरुपयोग संभव है। सांख्यिकी में कुलों का भी दुरुपयोग संभव है, यानी टोटल जो कैलकुलेशन करते हैं उसका भी दुरुपयोग संभव है। और एक चीज और आती है, औसतों का दुरुपयोग। नदी में यदि ये औसत का दुरुपयोग करेंगे, यदि अपनी औसत गहराई निकाले, अपनी औसत लंबाई ज्ञात करेंगे और इस नदी की औसत गहराई ज्ञात करेंगे, तब औसतों का भी दुरुपयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी कभी सामान्य बुद्धि का प्रतिस्थापन नहीं होता, यानी सांख्यिकी को पढ़ने के लिए विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि यह औसतों का दुरुपयोग कैसे संभव है। तब तक के लिए धन्यवाद।